हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई होती जबरदस्त करें। जी हाँ दोस्तों आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं आप लोग का सोशल साइंस का सेट नंबर 2 का सब्जेक्टिव का जितने सारे क्वेश्चन सभी का आंसर विद एक्सप्लेन। जी हाँ, सभी को समझा भी देंगे ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। और दोस्तों इससे बहुत सारे सवाल एग्जाम में भी काफी सारे सवाल पूछे जाएंगे, तो सभी को शेयर कर दो ताकि सभी को इसका लाभ मिले। ठीक है, सेट 1 का सब्जेक्टिव मैंने अपलोड कर दिया, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिया, साइंस का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिया। जितना सारा बचा हुआ है जल्दी आप लोगों को समक्ष ला कर रख देंगे आप लोगों के। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों को मिले और एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर पाओ। ठीक है, देखिए पहला सवाल हमारा क्या है कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो निरंकुशवाद का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसके शासक पर कोई अंकुश नहीं होता और वह अपनी मनमानी करता है। ये एक तानाशाह जैसा शासन होता है। मतलब क्या बोल रहा है कि निरंकुश मतलब भाई साहब ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर कोई अंकुश नहीं होगा। निरंकुशवाद का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें शासक पर, मतलब जो शासन कर रहा है, जैसे मोदी हमारे देश में शासक है, प्रधानमंत्री है, कोई उस पर अंकुश नहीं होता और अपनी मनमानी करता है। ये एक तानाशाह जैसा शासन होता है। बट हमारे यहाँ तो क्या लोकतंत्र है ना, अगर ऐसा कोई करेगा तो हम लोग उसको गद्दी से उतार देंगे, नेक्स्ट चुनाव में तो उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे ना। तो ये हो गया। तो निरंकुशवाद अर्थ ऐसा होता है। ठीक है, और ज्यादातर ये प्रजातंत्र में होता है जहां राजा होते हैं, सॉरी प्रजातंत्र बोले राजतंत्र में। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया? तो देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर नामक दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में एक जगह है, ठीक है, कि चौरी चौरा, वहां पर चौरी चारा नहीं चौरी चौरा होगा, में हिंसक घटना घटित हुई। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तो उसी दौरान दोस्तों वहां के लोगों ने क्या किया, गोरखपुर के चौरी चौरा नामक एक जगह था, ठीक है, वहां पर हिंसक घटना हुई जिसके तहत भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी। तो वहां पर पुलिस में और जो आंदोलन कर रहे थे उन लोगों में झड़प हुई। तो भीड़ ने क्या किया, वहां पर पुलिस थाने में आग लगा दी और जिससे दोस्तों क्या हुआ, 22 पुलिसकर्मी जल कर मर गए थे। इस घटना से गांधी जी बेहद आहत हो गए थे कि भाई साहब मेरा आंदोलन में ऐसा, क्योंकि गांधी जी क्या थे, एक अहिंसावादी थे, वो कभी भी हिंसा नहीं करते, मारपीट पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। तो उन्होंने सोचा कि मेरा आंदोलन इस प्रकार से हिंसा हो रही है तो इस आंदोलन को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो उन्होंने उसी वक्त दोस्तों असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस घटना को देखते महात्मा गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, क्या देख लीजिए कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो सत्ता का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। एक बात समझ लो ध्यान से, सत्ता का बंटवारा अर्थात क्या, आपके गांव में कोई ना कोई एक नेता टाइप का आदमी होगा, दूसरे गांव में कोई ना कोई नेता का टाइप आदमी होगा, ये किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होगा, ये भी किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होगा। मतलब क्या आप कह सकते हो ना कि सत्ता का बंटवारा मतलब देखिए, केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, उसके बाद आप हमारे जो लोकल के स्थानीय सरकार है जिसमें मुखिया हो गया, वार्ड हो गया, ये लोग भी सरकार के अंदर आ गए हैं। तो क्या इस तरह से हर एक जगह पर आप लोगों का सत्ता में बंटवारा हो गया, मतलब सत्ता की भागीदारी हर एक तरह के लोगों की हो रही है। तो जो यहाँ पर सामाजिक भेदभाव होता है, सामाजिक तत्वों में समूह में जो बीच का टकराव होता है वो इससे कम हो जाता है, क्योंकि सत्ता में सभी की भागीदारी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग सत्ता में क्या अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर लेते हैं। आपके गांव से भी कुछ आदमी होते हैं जो गांव वालों का बात रखता है, दूसरे गांव से भी कुछ होगा जो गांव वालों का बात जाके रखेगा। तो इस प्रकार से जो सामूहिक टकराव होता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। क्या बोल रहा है, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो समझ रहे सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे अगर सत्ता की साझेदारी होगा तो सामाजिक टकराव नहीं होंगे, सभी को बराबर का हक मिलेगा। समझ रहे हो, तो मेन चीज ये हो गया। देखो आगे क्या है, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक दल, जी हाँ, जो वो आपसे वोट मांगने आते हैं। क्या बोल रहा है कि लोगों का ऐसा संगठित समूह होता है। राजनीतिक दल क्या होता है, ये लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है। मतलब क्या करता है, ये एक लोगों का ही, राजनीतिक दल क्या है, लोगों का ही समूह है। करता क्या वो चुनाव लड़ता है और सरकार पर सत्ता हासिल करने की कोशिश करता है, मतलब चुनाव जीतना चाहता है। प्रत्येक राजनीतिक दल का कुछ नीति और सिद्धांत होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल बोलता है ना कि मैं जीत गया तो ये करूंगा, वो जीत गया तो ये करेगा, मैं जीत गया तो ये करूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हर एक दल का अपना अलग अलग कुछ सिद्धांत नीति होता है। ठीक, देखिए जो सवाल था ना, ये बोला था उदारमत भूमि क्या होता है। देखिए, तो उदारमत भूमि नाम का कोई चीज मुझे मिला नहीं, आई थिंक कोई क्वेश्चन रॉन्ग था या फिर क्या, तो मैंने उसको बना दिया उदारवाद से। आप क्या समझते हो? ठीक है, तो उदारवाद देखो क्या है, उदारवाद है आप लोगों के क्या, उदारवाद का अर्थ आजादी या स्वतंत्रता से होता है। उदारवाद मतलब क्या होता है, आजादी या स्वतंत्रता। यह एक ऐसी विचारधारा है जो सत्ता का विकेंद्रीकरण का विरोध करता है तथा लोगों के स्वतंत्रता का समर्थन करता है। क्या बोल रहा है, उदारवाद का अर्थ आजादी या स्वतंत्रता होता है। यह एक ऐसी विचारधारा होता है जो सत्ता का विकेंद्रीकरण का विरोध करता है। ठीक है, सत्ता का जो बंटवारा होता है उसका विरोध करता है तथा लोगों के स्वतंत्रता का समर्थन करता है। समझ रहे हो?
नेक्स्ट, सत्ता का विकेंद्रीकरण, विकेंद्र मतलब बंटवारा होता है, ठीक है। और तथा लोगों की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, इसे ही उदारवाद बोलते हैं। नेक्स्ट, छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है? तो देखो, छोटा नागपुर क्षेत्र जो होता है ना दोस्तों, यहाँ पर अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क और कोयला जैसे खनिजों पाए जाते हैं, इसीलिए छोटा नागपुर क्षेत्र क्या बोलते हैं? खनिजों का भंडार बोला जाता है। अगला सवाल है, प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाती है? तो किसी देश की कुल आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर, मान लो किसी देश की कुल आय कितना है? 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, जितना सा जीरो लगेगा देना। और उस देश में कुल जनसंख्या कितना है? 100 जनसंख्या है। मैं ऐसे एग्जाम्पल मान रहा हूँ, किसी देश में 100 जनसंख्या तो होती नहीं है, बहुत करोड़ों में जनसंख्या होती है ना, अरबों में जनसंख्या होती है। तो इसको जब भाग दोगे तो ये क्या प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। तो वही चीज़ है, किसी देश की कुल आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली गई आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों, अब हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है। दो क्या है, अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? नेपोलियन ने क्या बदलाव किया? अपना जो शासन वाला इलाका था, जैसे मान लो आप कहीं पे चुनाव जीतते हो तो अपने इलाकों को बेहतर बनाने के लिए आप क्या क्या करोगे, तो उसी प्रकार नेपोलियन ने क्या बदलाव किया। देखो, सबसे पहला क्या किया, नेपोलियन ने सिविल कोड लागू किया, इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। नेपोलियन ने एक कोड लागू किया जिसे सिविल कोड बोलते हैं या फिर नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, ठीक है। इसके तहत जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधा को समाप्त कर दिया। और इसके आधार पर दोस्तों, जो जन्म के आधार पर सुविधा मिलती थी, ठीक है, कि हाँ भाई ये जन्म से ही गरीब है, मतलब इसका परिवार गरीब है, तो जन्म से ही जो बच्चा यहाँ पर होगा वो गरीब मतलब ही कहलाएगा, उसको ये हक दिया जाएगा। जैसे अभी हम लोग का देश में क्या होता है, जो आप लोग का अलग अलग कास्ट का ई मिलता है, जो जिस कास्ट में जन्म लेता है उसको उस कास्ट का अधिकार मिल जाता है, ठीक है, उस प्रकार से छूट मिलता है। लेकिन वहां पर वो चीज़ हटा दिया गया। उन्होंने हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान किया तथा संपत्ति अधिकार को बहाल किया। लेकिन भारत में दोस्तों हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त नहीं है, समझ रहे हो, ठीक है। तो जैसे भारत जैसे वर्गों में भारत जैसे देशों में कुछ वर्गों को अधिक ध्यान दिया जाता है, कुछ वर्गों को अधिक सम्मान दिया जाता है, लेकिन कुछ वर्गों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो यही चीज़ है, उन्होंने हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान किया तथा संपत्ति के अधिकार को बहाल किया। यातायात और संचार के साधनों में सुधार किया। और यातायात मतलब वस्तु का आने जाने का, और क्या बोल रहा है, और संचार साधन मतलब बात करने का, फोन में, टीवी में, ये सब साधनों में सुधार किया। किसने? नेपोलियन ने। और उसने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, जो जमींदारी प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया, और किसानों को भू दास्ता और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। नेक्स्ट है दोस्तों, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? तो बहुत अच्छा ही मदद किया। देखो क्या किया, पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजी शासन की आलोचना की गई। मुद्रण संस्कृति ने क्या किया, मुद्रण संस्कृति भारत के राष्ट्रवाद के विचार में, ठीक है। तो पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजी शासन की आलोचना की गई, इससे आम जनता को औपनिवेशिक शासन की बुराइयों एवं शोषण का पता चला। कहानियों, कविताओं आदि के द्वारा भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत करने का प्रयास किया गया, और राष्ट्रवादी अखबारों ने क्रांतिकारी विचारों को जनता के बीच फैलाया। इस प्रकार से ये तीनों चीज हुआ। सवाल दोस्तों क्या देखिए, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय स्वशासन के दो प्रमुख अंतर को बताएं। बोला क्या कि 1992 के जो संविधान था उसके बाद जो संशोधन किया गया, ठीक है, तो उसमें क्या डिफरेंस था, उसके अंतर को बताना है। तो देखिए 1992 पहला क्या, 1992 के पहले स्थानीय सरकार के पास अपना कोई अधिकार नहीं था, परंतु 1992 के बाद 1992 के संविधान संशोधन के बाद होगा, ठीक है, कि राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई कि वे अपने राजस्व और अधिकारों के कुछ अंश स्थानीय सरकारों को देगी। क्या बोल रहा है कि 1992 के पहले जो स्थानीय सरकार था उनके पास कोई अधिकार नहीं था। मतलब स्थानीय सरकार कौन है? आपका ग्राम पंचायत, जो मुखिया हो गया, वार्ड हो गया, जिला परिषद हो गया, ये सारे आपका स्थानीय सरकार हो गया। तो 1992 के बाद क्या हुआ, मतलब संविधान में जब संशोधन किया गया तो क्या कहा कि राज्य सरकार अपना फंड में से कुछ फंड इन लोगों को देगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1992 से पहले स्थानीय सरकारों के लिए नियमित रूप से चुनाव नहीं होते थे। 1992 से पहले क्या होता था, स्थानीय सरकार से पहले चुनाव, मतलब चुनाव उन लोगों ने उतना नहीं होता था। एक बार जो मुखिया बन गया तो बना रह गया। लेकिन 1992 के बाद संविधान संशोधन के बाद 1992 के संविधान के बाद नियमित रूप से चुनाव होने लगे कि हाँ चलो इतना इंटरवल के बाद 4 साल बाद 5 साल बाद चुनाव हो, तो ये नियमित रूप से होने लगे। समझ रहे हो, मतलब ये संविधान संशोधन के पहले था, ये बाद में था, ठीक है। इसमें जो स्थानीय सरकार के पास कोई अधिकार नहीं था पहले था, लेकिन उसके बाद राज्य सरकार क्या बोला, स्थानीय सरकार को भी अधिकार दिया, ये बाद में हो गया। तो इस प्रकार से इसमें ये वाला पहले है और ये वाला बाद में है, ठीक। आगे देखो क्या है उसमें, और एक पॉइंट, 1992 के पहले महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं थी, जबकि 1992 के संविधान संशोधन के बाद, ठीक है, या संविधान के बाद लिखा है, संशोधन होगा समय, संविधान संशोधन के बाद महिलाओं के लिए 1/3 सीटें मतलब 33% सीटें आरक्षित की गई। निम्नलिखित का मिलान करें। देखो आरक्षित वन मतलब क्या होता है, मैंने डायरेक्ट मिलान आंसर कर दिया, पर डायरेक्ट ये आंसर है, ठीक है। आरक्षित वन का ऑप्शन बी होगा क्या, वन और वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से जो सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं, ठीक है, जिनको संरक्षण करना बहुत जरूरी है,
उसे हम लोग आरक्षित वन बोलते हैं। फिर रक्षित वन आता है, ये ऑप्शन सी हो जाए इसका सही। क्या वन भूमि और वन भूमि जो अधिक संरक्षण से, यहाँ पर वह भूमि होगा, वन भूमि जो, हाँ नहीं, वन भूमि जो अधिक संरक्षण से बचा जाती है, ये क्या होता है, रक्षित वन, जिसको अधिक क्षरण से बचा, मतलब इस प्रकार का वन की इसको और अधिक खत्म नहीं होने देंगे हम, ठीक है, और अधिक क्षरण से बचा सके, उसे बोलते हैं रक्षित वन। मतलब जितना हो गया हो गया, ठीक है, जितना क्षरण हो गया अब, और इसका क्षति नहीं होने देंगे। तो इस टाइप को जो इस कैटेगरी में रहता है उसको बोलते हैं रक्षित वन। और अवर्गीकृत वन क्या होता है, तो सरकार, व्यक्तियों और निजी समुदाय के अधीन वन और बंजर भूमि, इसको बोलते हैं अवर्गीकृत वन, ठीक है, याद कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, जूट उद्योग को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जूट उद्योग को देखो, जूट उद्योग में आप देखें, जूट का बोरा देखते हैं ना, जिसमें पहले आलू आता था, लेकिन अभी देखते हैं प्लास्टिक के बोरा में आलू आता है। तो क्या बोला, जूट से बने बोरियों की मांग निरंतर कम हो रही है। आप देखे होंगे ना कि जूट से अभी उतना बोरा कोई नहीं मांगता है। जूट से बनी वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है, इसलिए उन्हें बाजार में प्रतियोगिता का कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, जूट से बने बोरियों एकदम महंगा होता है ना, और जो कि उसके जगह प्लास्टिक बोरा सस्ता हो जाता है, तो बाजार में कड़ी प्रतियोगिता की यहाँ पर सामना करना पड़ता है। जल्दी कोई जूट का बोरा फिर खरीदता नहीं है। कृत्रिम धागा से बने सामान की बढ़ते हुए प्रचलन के ने भी जूट के लिए समस्या उत्पन्न कर दी। और कृत्रिम धागे मतलब कि प्लास्टिक के रस्से से, आप देखे होंगे कि अभी जो आलू का बोरा आता है वो प्लास्टिक बोरा में आता है, वो भी किस प्रकार, पतला पतला रस्सी में, लेकिन पहले ये जूट की बोरियों में आता था, ठीक है। तो वही चीज़ है, कहा गया इसमें। आगे देखो दोस्तों, अगला सवाल क्या है कि तृतीय क्षेत्र को अन्य क्षेत्र से अलग कैसे है, तृतीय क्षेत्र का अन्य क्षेत्र से अलग कैसे, उदाहरण देकर वर्णन करें। तो देखो क्या है, मैं दोस्तों यहाँ पर तृतीय क्षेत्र एक तरफ लिखता हूँ, आप लोग जब अंदर बोलेगा तो एक तरफ लिखना तृतीय क्षेत्र, एक तरफ लिखना अन्य क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र में क्या क्या देख लो, मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगा। भाई साहब, आप तृतीय क्षेत्र में कोई चीज़ का निर्माण थोड़े कर रहे हो, ठीक है, कि आपको मशीन की जरूरत पड़ेगा। इसमें तो सेवाएं दे रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, आप बैंक में काम कर रहे हो। इस सेक्टर में श्रमिकों के मानसिक क्षमता की जरूरत होती है, और इसमें जो बैंक में काम कर रहा है उसको बिल्कुल दिमागी का ही जरूर चाहिए। मास्टर को दिमागी पर से ज़्यादा पड़ेगा, शारीरिक क्षमता नहीं होगा पर मानसिक क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, किसी भी भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं करता है, किसी भी भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं करता है, ठीक है। जैसे कोई मशीन हो गया, या फिर कोई प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करता, ये सेवाएं देती है। जैसे पढ़ा रहे हैं, होटल में आप रुक रहे हो, एयरलाइंस में चढ़ रहे हो, बस में चढ़ रहे हो, सारी क्या ये तृतीय क्षेत्र हो गया। भौतिक वस्तु का निर्माण होता है, वो हो गया। उदाहरण जैसे मिस्त्री, बढ़ई, ये तो अन्य क्षेत्र हो गया। इसमें आपका जो है किसी भौतिक वस्तु निर्माण नहीं होता। उदाहरण डिजाइनर, शेफ, शिक्षक, वकील, ये सारी क्या है, ये दोस्तों आप लोगों का क्या है, तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, ठीक है। अगला सवाल देखो, अन्य क्षेत्र में क्या है, सबसे पहला मशीन की जरूरत पड़ती है। दूसरा, इस क्षेत्र में श्रमिकों के शारीरिक परिश्रम की अधिक जरूरत पड़ती है। भौतिक वस्तु का निर्माण होता है। दूसरा क्या मतलब, और इसमें एग्जांपल, एक मिनट, इस क्षेत्र में श्रमिकों के शारीरिक परिश्रम की अधिक जरूरत पड़ती है। दूसरा जो है भौतिक वस्तु का निर्माण होता है, और पॉइंट जो है आप लोग का ये वाला आंसर है, ठीक है। मतलब उदाहरण मिस्त्री, बड़ा राजमिस्त्री हो गया ना। नेक्स्ट, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी के में अंतर स्पष्ट करें। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में दिखता है कि लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रच्छन्न बेरोजगार में क्या दिखता है दोस्तों, कि लोगों को रोजगार मिला हुआ है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। क्यों, कि जो काम एक आदमी से हो सकता है उसमें एक से अधिक आदमी इसलिए लगे रहता है क्योंकि बाकी पास कोई रोजगार नहीं होता। मान लो एक फैमिली यहाँ पर फसल उगा रहा है, ये काम एक आदमी से ही हो जाएगा, लेकिन फैमिली में और भी आदमी जिनको नौकरी नहीं है, तो क्या करेगा, उन लोगों को भी दोस्तों यहाँ पर नौकरी में लगा देगा, चलो भाई फसल उगाओ। लेकिन ये लोग नहीं लगता तो भी फसल उतना ही उपज होता, तो ये बेकार का लगा हुआ है। तो इस प्रकार जो बेरोजगारी होता है वो होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। और दोस्तों आगे देखिए क्या है कि मौसमी बेरोजगारी की स्थिति में साल के कुछ महीने लोगों के पास काम बगैर रहना पड़ता है। मौसमी मतलब मौसम में काम मिलेगा, ठीक है। गर्मी के दिन में काम मिलेगा या ठंडा के दिन में काम मिलेगा, मतलब मौसम को, जब धान की कटाई होगी तब काम मिलेगा, जब कटाई खत्म हो जाएगी फिर काम नहीं मिलेगा, धान की रोपाई होगी तब काम मिलेगा। इस प्रकार से इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। अगला सवाल है हमारा, मारियान और जर्मनिया कौन थे दोस्तों। अब जो क्वेश्चन आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय वाले हैं, यानी 5-5 नंबर वाले हैं, अच्छे से समझ लीजिए। मारियान और जर्मनिया कौन थे, इस तरह उन्हें चित्रित किया गया, उनका महत्व क्या था। देखो, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने नागरिकता में राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, न्याय की, ठीक है। कलाकारों ने क्या किया, नागरिकों में, मतलब वहाँ जो लोग थे फ्रांसीसी लोग, उन लोगों में राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, न्याय की भावना जागृत करने के लिए मारियान और जर्मनिया नामक नारी रूपक का इस्तेमाल किया। जैसे हम लोग भारत में भारत माता है ना, उसी प्रकार वहाँ मारियान था, और जर्मन में जर्मनिया था, फ्रांस में मारियान था, ठीक है। मारियान एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। मारियान को लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया। इसकी प्रतिमा जगह जगह आई और सिक्कों और पोस्टकार्ड में भी छापी गई। इस तरह लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना जगी, समझ रहे हो। जर्मनिया को जर्मन राष्ट्र के नारी रूपक के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया, ठीक है। जर्मनिया का एक हाथ तलवार पर धारण करती थी, जर्मनिया एक हाथ तलवार पर धारण करती थी,
और माथे पर बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट था, जो वीरता का प्रतीक था। तो ये था मरियानो जरोनिया, जो वहाँ के मतलब एक रूपक था, नारी रूपक। अगला सवाल है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार गठन करता है। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, उत्तरदायी सरकार गठन कैसा करता है। लोकतंत्र में जनता स्वयं उत्तरदायी सरकार चुनाव करती है, मतलब स्वयं उत्तरदायी सरकार का चुनाव करती है। इस प्रकार वो जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में चुनाव नियमित, स्वच्छ एवं स्वतंत्र तरीके से होता है। क्या बोल रहा है, लोकतंत्र हम लोग खुद चुनते हैं ना सरकार, तो हम अगर चुने तो हमारे प्रति तो उसको जवाब उत्तरदायी होना ही पड़ेगा कि भाई ये सही से काम करें। जिम्मेवार सरकार गठन क्या बोल रहा है, देखो, लोकतंत्र में सरकार अपने देश के प्रति जिम्मेवार सरकार होती है। जनता लोकतंत्र में सरकार से कामकाज संबंधी जानकारी प्राप्त करती है। विरोधी दल सरकार की आलोचना करते हैं, जिसके कारण एक जिम्मेवार सरकार का गठन। जिम्मेवार मतलब क्या, भाई साहब अगर सरकार अच्छा काम नहीं करेगा, ठीक है, तो विरोधी दल उसके नाक में दम कर देगा, ठीक है। और आप भी सरकार से जानकारी ले सकते हो, सरकार अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से एक जिम्मेवार सरकार का गठन होता है कि सब कोई उसकी जानकारी लेता है। वैध सरकार का गठन क्या बोल रहा है, लोकतंत्र एक वैधानिक सरकार होती है। जैसे ही कोई सरकार अल्पमत में आती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, जिससे उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। लोकतंत्र में जनता के समर्थन के बिना कोई भी नई सरकार नहीं बना सकता है। इस प्रकार एक वैध सरकार का गठन करती है। क्यों वैध सरकार गठन क्यों करती है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी पार्टी यहाँ पर अल्पमत में आ जाएगा तो फिर पार्टी से हट जाएगा, ठीक है, पार्टी से हट जाएगा। और लोकतंत्र जनता के समर्थन के बिना कुछ भी नहीं हो सकती, इसलिए एक वैध शासन व्यवस्था है लोकतंत्र सरकार। अगला है, उच्च औद्योगिक अवस्थी को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें। तो औद्योगिक अवस्थी को प्रभावित करने वाले 3 क्या कारक है, देख लो। सबसे पहले कुशल श्रमिक तथा सस्ते श्रमिक किसी भी उद्योग कोयले विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बिल्कुल कोई फैक्ट्री है उसमें आपको सस्ते श्रमिक चाहिए, अच्छे श्रमिक चाहिए ना, कुशल श्रमिक मतलब जिसको कुछ काम जाना हुआ श्रमिक चाहिए। अगला है परिवहन सुविधा। परिवहन की सुविधा विशेषकर सड़क और रेल मार्गों का विस्तार उद्योग विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए, उत्पादित माल को खपत केंद्रों तक पहुंचाने के लिए, कच्चे माल को, ठीक है, ध्यान सुनिए, कच्चे माल को खपत कारखाने तक लाने के लिए और उत्पादित माल को सबसे पहले कच्चा माल कारखाने तक लाया, फिर कारखाना से जो माल तैयार हुआ उसको एग्जैक्ट जगह में पहुंचाने के लिए, ठीक है, क्या बोलता है, देखिए, पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं जरूरी है। अगला सरकारी प्रोत्साहन, यानी कि किसी भी उद्योग की स्थापना में सरकारी प्रोत्साहन का भी विशेष योगदान होता है। कच्चे माल की प्राप्ति, उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं आसान से परिवहन करना योग्य होता है। उद्योग के लिए क्या होता है, कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता होता है एवं आसानी से परिवहन योग्य होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ला सकते हो, समझ गए। हाँ, कच्चे माल की प्राप्ति, तो उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षा सस्ता और एक आसानी से परिवहन योग्य होना चाहिए। मतलब उद्योग के लिए जो कच्चा माल खरीद लो वो बिल्कुल आसानी से मिलना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, कोई दिक्कत ना हो। ताकि धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण, देखिए धारणीयता का विषय है क्या। धारणीयता से अभिप्राय है सतत पोषणीय विकास। विकास का अर्थ ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित न रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेंगे। मतलब क्या बोला, ध्यान सुन लीजिए। धारणीयता मतलब होता है दोस्तों सतत पोषणीय विकास, मतलब ऐसा विकास जो हमारा विकास तो हो ही पर साथ में जो आने वाली पीढ़ी है उनका भी विकास हो। अब सोचिए हम कोयला का पूरा भरपूर प्रयोग कर रहे हैं, देख नहीं रहे कितना कर रहे हैं, मतलब भरपूर जहां तक कोयला जला रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा जरूरत पड़ा है कोयला जला दे रहे हैं, तो क्या होता है एक समय ऐसा भी आएगा जब कोयला दोस्तों समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कोयला समाप्त हो जाएगा तो क्या फिर आगे वाली पीढ़ी का विकास नहीं हो पाएगा, वो लोग का जो कोयला का काम होगा वो कर नहीं पाएंगे। तो आगे यहाँ देखिए आगे क्या है कि हाँ उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेंगे। यदि हमें विकास को धारणीय बनाना है, मतलब सतत पोषणीय लगातार विकास करना है अभी भी और आगे भी, अर्थात निरंतर जारी रखना है, तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहे। मतलब हमें संसाधन का प्रयोग कुछ इस प्रकार से करना होगा दोस्तों, ताकि अभी तो हम लोग प्रयोग करें ही, साथ में जो आने वाली पीढ़ी है वे लोग भी कर पाए, ठीक है। इसे बोलते हैं धारणीयता का विकास के लिए महत्वपूर्ण है धारणीयता का विषय। अगला दोस्तों मानचित्र है जो आपको सारा चीज एक ही साथ में बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों सब्जेक्टिव में इतना ही सवाल था सेट 2 में, इसके बाद सेट 3 अपलोड कर देंगे। चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।